जी बेटा जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आप लोगों के कल के लेसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, वरना फिर हम आगे चलेंगे। जी एनीबॉडी? चलें। अच्छा, कल हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो इसको भी ज़रा हमारा जो रूटीन का लेक्चर चल रहा है उसको भी ज़रा देखते हैं। देखिए, कल का हमारा जो आर्टिकल चल रहा था उसको हम ना ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई कह लें, या उस आर्टिकल को राइटिंग फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। देखिए, आप इस वक्त कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? आप ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में सबसे पहले आप किन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं मेरीन ऑर्गेनिजम्स को, मेरीन इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो क्योंकि आपने मेरीन इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं जी, रेक्टल ग्लैंड का फंक्शन, जी क्वेश्चन आया है कि जी रेक्टल ग्लैंड का फंक्शन दोबारा रिपीट कर दें। बच्चे, रेक्टल ग्लैंड का फंक्शन मैंने ऐसा आप लोगों को बताया नहीं था। रेक्टल ग्लैंड का मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि जो रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं ये सॉल्ट की एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सॉल्ट की एक्सक्रीशन में रेक्टल ग्लैंड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली इनका काम, हमें हमारी स्वेटिंग होता है, हमें जो भी पसीना आना होता है वो स्वेट ग्लैंड के जरिए होता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक खास तरह के ग्लैंड फिश में मौजूद होते हैं। ये वो ग्लैंड्स हैं जिन्होंने जस्ट लाइक, अब देखिए हमारे स्वेटिंग के साथ भी क्या बाहर आता है? हमारे स्वेटिंग के साथ भी हमारे मिनरल्स बाहर आते हैं, सोडियम बाहर आता है। और ये अगर आपने किसी से सुनी है बात या नहीं सुनी, लेकिन जब ज्यादा स्वेटिंग होती है तो कहा जाता है कि नमक वाला पानी पीना चाहिए ताकि जो सोडियम लॉस हुआ है स्वेटिंग के जरिए वो दोबारा से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो उसकी, अब इसमें आप देखिए कि वो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी स्किन पे हमारा पसीना रिलीज कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही रेक्टल ग्लैंड्स स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होते हैं टेल साइड पर, जिन्होंने स्वेटिंग की तरह ही बॉडी से सॉल्ट लेकर, स्पेशली स्वेटिंग का मकसद होता है, मैं इसको स्वेटिंग से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्वेटिंग का मकसद भी यही है कि बॉडी से वाटर को लेके अलोंग विद सॉल्ट बाहर निकालना। लेकिन रेक्टल ग्लैंड का क्या फंक्शन होगा कि वो वाटर को तो बचाएंगे लेकिन ज्यादा सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो इसका जो फंक्शन है वो आप लोगों के लेवल पर इतना ही जानना जो है वो काफी है कि दे वर्क जस्ट लाइक स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन? चले, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो जी, अच्छा, अब इसके बाद हम इस आर्टिकल को बनाएंगे कैसे, ठीक है। देखिए, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, हमने जो आर्टिकल पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जो आर्टिकल है इसमें एक एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पर ये आर्टिकल मौजूद है, ठीक है। इस आर्टिकल में जो चीज हमने पढ़ी, हमने कहा था कि जी हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स पढ़ रहे हैं और हमने कहा कि हम ऑस्मो रेगुलेटर्स पढ़ रहे हैं। एक तो हमने ये बात की थी। दूसरी बात हमने क्या की थी कि इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें जो सी वाटर होता है उसमें कन्फॉर्मर्स, सी वाटर में ही कन्फॉर्मर्स भी हैं, और सी वाटर में ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये जो पिक है, इस पिक्चर में आपको जो है वो क्या बताया हुआ है? इस पिक्चर में आपको बताया हुआ है कि मैरीन इन्वायरमेंट के जितने ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो रेगुलेशन कैसे करते हैं। इस पिक्चर के जरिए आपको ये बात कल काफी डिटेल में पता लग गई थी कि जो मैरीन इन्वायरमेंट के ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। हम इस टॉपिक को जो है वो दोबारा रिपीट करेंगे, इसको यहाँ से देख लेते हैं। हमने क्या कहा था कि मैरीन ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो एक काम क्या करते हैं? एक्टिव डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू गिल्स, गिल्स के जरिए भी करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं? ये लंग्स के जरिए भी जो है वो
गिल्स और यूरिन के जरिए सॉल्ट को एक्टिवली बॉडी से निकालते हैं। ठीक है, ये किन की बात हो रही है? मैरीन एनवायरनमेंट के रेगुलेटर्स की बात हो रही है, जो अपनी सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, आइसोटोनिक नहीं होते। मैरीन ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात हो रही है। आइसोटोनिक हो गए तो वो क्या हो जाएंगे? वो फिर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हो जाएंगे। ठीक है, रेगुलेटर्स नहीं रहेंगे। बात रेगुलेटर्स की हो रही है, तो मैरीन रेगुलेटर्स जो हैं वो गिल्स के थ्रू और यूरिन के थ्रू सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं। उसके साथ साथ क्या यूज करते हैं? रेक्टल ग्लैंड्स यूज करते हैं, ताकि बॉडी में सॉल्ट लेवल मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा ना हो। अब आइए अगली बात के ऊपर, मैरीन में ऑस्मो कन्फॉर्मर क्या करते हैं? क्योंकि हमें ये बात भी समझनी है, हमें दोनों चीजें समझनी है बेटा। हमें समझना है कि मैरीन एनवायरनमेंट में जो एनिमल रेगुलेटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमने किसके जरिए समझ लिया? इस डायग्राम के जरिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि मैरीन में ऑस्मो कन्फॉर्मर, ये कल अवैस ने भी क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्मो कन्फॉर्मर ऐसा क्या करते होंगे कि उनकी बॉडी में जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो आइसोटोनिक हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्योंकि ये बात कल हो चुकी है कि कन्फॉर्मर होने का मतलब ही ये है कि ब्लड और ईसीएफ जो है वो उनकी जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो मैरीन एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक हो, तभी आप उनको कहेंगे कन्फॉर्मर। अगर ब्लड और ईसीएफ की सोल्यूट कंसंट्रेशन मैरीन एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक नहीं है बल्कि डिफर कर रही है, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म क्या है? रेगुलेटर। अगर ब्लड और ईसीएफ की सॉल्ट कंसंट्रेशन मैरीन एनवायरनमेंट के साथ सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं? कन्फॉर्मर। सवाल ये पैदा होता है, जो अब मैं अगली चीज लिखने लगा हूं, जो अगला सवाल है इसका जवाब मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं कि हाउ डू कन्फॉर्मर्स मेंटेन देयर बॉडी विद सच हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये है अब जो क्वेश्चन बनता है कि जो कन्फॉर्मर्स हैं वो क्योंकि आइसोटोनिक हैं, और आइसोटोनिक के बारे में हमने ये कहा है कि आइसोटोनिक जो हैं वो तमाम वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जिनकी सोल्यूट कंसंट्रेशन, या कन्फॉर्मर वो तमाम ऑर्गेनिज्म है जिनकी सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है मेरीन वाटर के। तो इतनी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ये ऑर्गेनिज्म फिर कैसे सरवाइव करते हैं? बच्चे अब सर आपकी है जी, जी बच्चे अब कुछ एक कंफ्यूजन आ रही है। आइसोटोनिक तो वो नहीं होता जिसमें दोनों रिलेटिव भी होती हैं, मतलब कि बराबर होती हैं कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट होती है और वाटर। हाँ, तो उसमें तो सर जो हाँ कल हमने वो बात की थी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो मैरीन वाटर होता है उसमें तो हाइपरटोनिक होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। हाँ हाँ तो सॉर्ट फिर ज्यादा होता है। ये तो फिर ये नहीं होगा हाइपरटोनिक टू सी वाटर बट लो, हाइपरटोनिक टू सी वाटर, ये इस तरह नहीं होगा स्टेटमेंट ऊपर वाली? मैं अब आपको बताता हूँ ना, जो एक्चुअली आप लोग अब पढ़ने लगे हैं ना, जो चीज आप पढ़ने लगे हैं उसमें दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आइसोटोनिक मेंटेन करते हैं, कुछ होते हैं जो हाइपरटोनिक मेंटेन करते हैं। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ से जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ना वो ये है कि इनवर्टिब्रेट्स को तो छोड़ दें, इनवर्टिब्रेट्स जो है वो आपकी बुक में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है। आप लोगों की बुक में जो खास तौर पर एक्सप्लेन है वो शार्क्स हैं, कि शार्क अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करती हैं कि उनकी बॉडी के फ्लूइड्स या तो आइसोटोनिक हो जाएं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, या वो क्या हो जाएं, या वो हाइपरटोनिक हो जाएं। एक दफा रुक के जरा सोचें, एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सी वाटर से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ऐसा पॉसिबल होना ही जहन में नहीं आता कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म सी वाटर से आइसोटोनिक हो या इवन मोर टॉनिक यानी कि हाइपरटोनिक हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, ये अब हमने देखना है। बच्चे बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं सवाल दोबारा दोहराने लगा हूं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैरीन एनवायरनमेंट के बराबर ही सोल्यूट रख लेना तो वो भी बड़ा डेंजरस होता है। ये इनमें से कुछ क्या करने लगे हैं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म
मैरीन इन्वायरमेंट से भी ज्यादा सोल्यूट अपनी बॉडी में रखते हैं। लेकिन अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दें, व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूट डू वी हैव इन आवर बॉडी? कौन कौन से सोल्यूट हमारी बॉडी में होते हैं? बॉडी को छोड़ दें, मैं ब्लड लिख देता हूं। हमारे ब्लड में कौन कौन से सोल्यूट मौजूद होते हैं? जिनकी रेगुलेशन मिनरल्स, आयंस और मिनरल्स तकरीबन एक ही बात है। और जी सर, और ये सेल्स होते हैं ब्लड के। ठीक है, ये तो सोल्यूट में नहीं आएंगे, ये तो सेल है, सोल्यूट में नहीं आएंगे। सोल्यूट वो चीज है जो कि वाटर में हल हुई भी है। जी बेटा, कोई और ट्राई करे। जी, तो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड में नंबर 1 जो सोल्यूट होता है वो तो अभी बता दिया गया, मिनरल और सॉल्ट। दूसरी टाइप का जो सोल्यूट होता है वो होता है यूरिया। यूरिया इटसेल्फ, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर है, बट यूरिया इज अ सोल्यूट। तीसरी टाइप का जो सोल्यूट होता है ये मैमल्स में थोड़ा कम होता है, लेकिन शार्क्स में खास तौर पे ज्यादा होता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड या TMAO। अब देखिए यहां पर जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं वो ये है कि शार्क्स के पास क्या स्ट्रेटजी होती है कि वो अपनी बॉडी में, इवन अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को क्या कर लेती हैं, सी वाटर से भी ज्यादा हाइपरटोनिक कर लेती हैं ताकि सोल्यूट उनकी बॉडी में एंटर ही ना हो। जरा अब गौर से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। सबसे पहली बात जो ये करती हैं, शार्क करती हैं, मैं अगर मुझे वो सिंबल मिल जाता है तो अच्छी बात है, एक मिनट जरा रुकिएगा। यहाँ पर वो एक सिंबल होता है, वो सिंबल अगर मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जी ये रहा। यहाँ पर जो चीज समझने की है वो ये है कि शार्क्स के पास जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि ये अपनी बॉडी में सॉल्ट्स जो हैं इनको थोड़ा सा कम रख सकते हैं, लेकिन ये यूरिया को भी ज्यादा कर लेते हैं और ये ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को भी ज्यादा कर लेते हैं। अब गौर से सुने, इन्होंने अपनी बॉडी, देखें सी वाटर में क्या चीज ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, यूरिया ज्यादा है या ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड है? सी वाटर में क्या चीज ज्यादा है? सॉल्ट। सी वाटर में सॉल्ट ज्यादा है, सी वाटर में यूरिया भी नहीं है, सी वाटर में ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड भी नहीं है। अब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी में सॉल्ट की अमाउंट को मुनासिब रखते हैं, मतलब इसको कम नहीं कहना चाहिए लेकिन मुनासिब रखते हैं। लेकिन अपनी बॉडी में सोल्यूट के नाम पर क्या बढ़ा लेते हैं, यूरिया बढ़ा लेते हैं, और उस यूरिया के नुकसान से बचने के लिए एक और चीज बढ़ा लेते हैं जिसको ये कहते हैं ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड या TMAO, विच कैंसिल्स द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूरिया। अब देखिए, जब इनकी बॉडी में यूरिया एज ए सोल्यूट इतना ज्यादा मौजूद होगा कि इनकी सोल्यूट कंसंट्रेशन इवन हाइपर ऑस्मोटिक होगी सी लेवल से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी में सॉल्ट एंटर होना भी मुश्किल होगा। क्यों? बेटा माइक ऑफ करें, दरमियान में इंटरप्शन होती है, लेक्चर का सारा रिदम खत्म हो जाता है। क्या कर रहे हैं आप जी? सो जो इनकी बॉडी में, मेरी बात शुरू हुई थी कि इन्होंने अपनी बॉडी में सोल्यूट इतना ज्यादा कर लिया है कि बाहर से एक्स्ट्रा सोल्यूट इनकी बॉडी में एंटर ही नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि ये अपनी बॉडी में दूसरे सोल्यूट बढ़ा लेते हैं और जो बाकी सॉल्ट्स होते हैं उनको बराबर बराबर रखते हैं।
अब अगर इनकी बॉडी में वाटर आएगा, कौन सा वाटर आएगा? सी वाटर आएगा, तो उसके साथ जो सॉल्ट्स होंगे वो इनके ईसीएफ में एंटर ही नहीं होंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं, सॉल्ट डू नॉट एंटर इनटू द ईसीएफ। स्पेशली यहां पर मैं ईसीएफ लिखूंगा, ब्लड नहीं, बिकॉज इन टिश्यूज sharks already have urea and TMAO in higher amount। हमने क्या कहा था? सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर, बाकी सब के सब क्या है? सोल्यूट। तो जब ऐसा ऑर्गेनिज्म, सर आवाज बहुत लैग हो रही है। लैग हो रही है, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि लैगनेस जो है वो फील ना हो। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा है? वाटर, और सोल्यूट हमारे पास, ये तीनों किस्म की चीजें जो हैं ये सोल्यूट में आ जाती हैं। तो अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर हम सोल्यूट के नाम पर यूरिया को बढ़ा दें, TMAO को बढ़ा दें, तो ये इतने ज्यादा दोनों इतनी हायर अमाउंट में हो जाएंगे कि जो शार्क होगी उसका जो ECF होगा वो मैरीन इन्वायरमेंट से भी ज्यादा क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। इसकी वजह से इसके ECF में क्या एंटर नहीं होंगे? जो सॉल्ट्स हैं वो ECF में एंटर नहीं होंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि इनकी बॉडी इवन हाइपरटोनिक होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, लिहाजा इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट एंटर ही नहीं होंगे। ये एक ऐसी रिप्लेसमेंट है जिसमें सोल्यूट के नाम पर सॉल्ट तो नहीं बढ़ाए जा रहे, लेकिन सिर्फ क्या बढ़ाया जा रहा है? यूरिया बढ़ाया जा रहा है और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड बढ़ाया जा रहा है। जब ये बढ़ जाते हैं तो सोल्यूट खुद ब खुद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर आवाज बहुत लैग हो रही है, आवाज बहुत लैग हो रही है सर। एक मिनट, जी बेटा, उम्मीद है अब नहीं होगी, मेरी बात बार बार कट जाती है। मैं ये कह रहा था कि सोल्यूट जो है ये ऑर्गेनिज्म अपने सॉल्ट को या मैरीन इन्वायरमेंट के सॉल्ट को ECF में एंटर नहीं होने देते, और इसके लिए इनके पास सोर्स क्या होता है कि ये दूसरे सोल्यूट अपने ECF में बढ़ा लेते हैं। जब दूसरे सोल्यूट अपने ECF में बढ़ा लेंगे तो बाहर से आने वाला सॉल्ट ECF में एंटर ही नहीं हो सकेगा। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, उससे आपको जो है वो जरा ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। वो सेंटेंस क्या है, जरा इधर देखिए। Some fishes have relatively low salt in body fluid but have rendered these hypertonic। अब इस these से क्या मुराद है? बॉडी फ्लूइड। ये अपने बॉडी फ्लूइड को क्या कर लेते हैं? हाइपरटोनिक कर लेते हैं टू दैट ऑफ सीज वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। ये अपने बॉडी फ्लूइड में यूरिया ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक हो जाता है इवन फ्रॉम सी वाटर। बिकॉज, अब आगे देखिए, बिकॉज यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग टू दीज फिशेज, दे रिटेन, अब यहां पर दे का वर्ड आएगा, दे रिटेन अनदर केमिकल ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड और TMAO फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। ये ऑर्गेनिज्म, देखिए ये जो TMAO होता है ना, आपको पता है यूरिया क्या करता है? मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो यूरिया होता है ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर के दरमियान में या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के दरमियान में जो सपोर्टिंग बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देता है। जी बेटा, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के दरमियान में सपोर्टिंग बॉन्ड कौन से होते हैं? हरी अप, जल्दी से।
डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन जी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें कुछ तीसरा आयोनिक 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 बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड्स होते हैं जो कि हमारे टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के दरमियान में होते हैं। यूरिया इन बॉन्ड्स के लिए डेंजरस होता है, इसीलिए जब किडनी फेल हो जाती है और यूरिया बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए बड़ा खौफनाक होता है। आप लोगों की इसी बुक में आगे जाकर लिखा हुआ है कि अगर यूरिया बहुत बढ़ जाए तो कोमा की कंडीशन हो सकती है, ब्रेन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूरिया बढ़ा रहे हो तो उससे बचने के लिए आपको बॉडी में क्या रखना पड़ेगा, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड रखना पड़ेगा। अब ये जो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड है ये आपको यूरिया से बचा लेगा। तो अब आप देखिए आपको यूरिया से क्या फायदा हो रहा है। आपको यूरिया से ये फायदा हो रहा है कि आपकी, जी बेटा कोई बताएगा यूरिया से क्या फायदा हो रहा है? अवैध आप नहीं बोलोगे। ज्यादा यूरिया से क्या फायदा हो रहा है? सर स्लूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। जी, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, और सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से फिश का जो ईसीएफ है वो हाइपरटोनिक हो रहा है, इवन मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर, जिसकी वजह से इनके ईसीएफ में सॉल्ट उस कंसंट्रेशन में एंटर नहीं हो सकते जिस कंसंट्रेशन में जो बाकी फिश में एंटर हो सकते हैं। तो ये एक और स्ट्रेटजी है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इस आर्टिकल में मैरीन, अगर आपसे ये, आपको ये आर्टिकल आता है ना, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाता है कि ये वाला आपसे पूछा जाता है जी ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप इसके जो हैं वो दो जो है वो हेडिंग्स बना सकते हैं। एक हेडिंग होती है जिसको आप कहते हैं, इधर चला गया मैं, हाँ जी, एक हेडिंग है जिसको आप कहते हैं मैरीन ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स में तमाम वो ऑर्गेनिज्म आएंगे, तमाम वो मैरीन ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनका ताल्लुक इस डायग्राम से होगा। ये ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं मैरीन एनवायरनमेंट के। और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से हैं? इनवर्टिब्रेट। मैं अगर एक और एग्जांपल इसमें लिखूं, कल भी लिखी थी हमने, हैगफिश और शार्क। और हमें शार्क की स्ट्रेटजी का पता लग चुका है कि शार्क अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हाइपरटोनिसिटी से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। जी बेटा, आप लोगों का सवाल अब जो है वो जरूरी है, आप लोगों के क्वेश्चन जरूरी हैं। सर। जी अब सर सेल ने तो होमियोस्टेसिस करनी है अपने ईसीएफ के मुताबिक, वो तो फिर हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो फिर ये जी, सेल के पास भी ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड होगा। सेल भी जब वाटर उठाएगा ना अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ब्लड से वाटर उठाएगा। तो इसका मतलब ये है कि शार्क को बहरहाल वाटर कहाँ से लेना है? बाहर से लेना है। शार्क को वाटर बाहर से लेना है। लेकिन अब आप जरा मेरी बात गौर से सुनिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप जरा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि शार्क ने वाटर तो लेना है बाहर से, लेकिन जब शार्क वाटर लेगी तो उसके साथ साथ क्या आएंगे? हाँ भैया वैसे, सॉल्ट्स। उसके साथ आएंगे सॉल्ट। अगर उसके साथ सॉल्ट्स आ रहे हैं, ये सॉल्ट ईसीएफ में एंटर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो पहले ही हाइपरटोनिक है। लेकिन वो किसके लिए हाइपरटोनिक है? वो सॉल्ट्स के लिए हाइपरटोनिक है। अब जब वो वाटर ईसीएफ में चला जाएगा, अब वहां से वो वाटर कौन उठाएगा? सेल। वो वाटर, याद रखें, सेल को मैंने पहले दिन आपको लेक्चर में कहा था कि सेल को अपनी गर्ज है। सेल कहेगा भाई मेरा सामान पूरा हो, तुम हाइपरटोनिक होते रहो, मुझे पानी दो, चाहे बाहर डिहाइड्रेशन हो जाए। इसका क्या मतलब है? इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि सेल बाहर के एनवायरनमेंट से फिर भी वाटर ले लेगा, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हाई नहीं होने देगा। और अगर याद रखें, अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो डिहाइड्रेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू यूरिया। अगर यूरिया ज्यादा हो जाता है
तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बुनियादी तौर पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब सॉल्ट ज्यादा होंगे तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। यूरिया ज्यादा होने से डिहाइड्रेशन नहीं होती, यूरिया ज्यादा होने से यूरिया का हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है, और यूरिया का हार्मफुल इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया कि यूरिया का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। लेकिन सॉल्ट ज्यादा होने से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इससे अब आपका जवाब आ गया होगा कि चाहे यूरिया ज्यादा भी हो जाए, सेल का एनवायरनमेंट डिहाइड्रेट नहीं हो रहा, सेल का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक जरूर हो रहा है, डिहाइड्रेट नहीं हो रहा। तो सेल अपने एनवायरनमेंट से वाटर ले लेगा, और वो जो अवेलेबल वाटर होगा उसको सेल यूटिलाइज करेगा। ईसीएफ में अगर वाटर कम भी हो जाता है तो वो ईसीएफ अपना वाटर जो है वो ब्लड से पूरा कर लेगा, और ब्लड कहाँ से लेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जी बच्चे, अगला क्वेश्चन। सर सेल और ईसीएफ में सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होती है? सेल और नहीं, सेल और ईसीएफ में सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम नहीं होती। तो फिर सर वाटर कैसे ले लेता है वो ईसीएफ से? वो वाटर ईसीएफ से इस तरह लेगा कि जब उसको वाटर की नीड होगी, वो दो काम होते हैं, अब जरा गौर से सुने। एक तो सेल में वाटर वैसे ही अंदर एंटर होता रहता है, खास किस्म के पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। ये जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। खास किस्म के पोर्स होते हैं एक्वापोरिन्स, सेल उनके जरिए वाटर उठाता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। लेकिन अगर सेल को वाटर की ज्यादा जरूरत पड़े तो कुछ मजीद चैनल्स भी होते हैं, उनके जरिए भी उन चैनल्स को ओपन करके सेल ईसीएफ से मजीद वाटर मंगवा लेता है, ठीक है। तो अब जरा असल बात की तरफ आइए, जो आपका क्वेश्चन है, सेल बाहर से वाटर कैसे उठाएगा। जब सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वाटर टूटेगा, वाटर की जरूरत होगी, खास तौर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितने जितने उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रांसलेशन होती है अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं एक दूसरे के साथ। अमाइनो एसिड जब जुड़ते चले जाते हैं तो हर अमाइनो एसिड के जोड़ने में ट्रांसफर आरएनए में आप लोगों को अंदाजा होगा कि ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड लेकर आता है, अमाइनो एसिड लेकर आता है और उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं साथ। तो जब ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है तो अब आप देखिए कि ट्रांसफर आरएनए जोड़ेगा, हर दफा एटीपी यूटिलाइज होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट को टॉलरेट कौन करता है, वाटर। अब ऐसी सूरत में जब जब वाटर यूटिलाइज होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, या जहां जहां भी वाटर ने यूटिलाइज होना है, सेल में वाटर कम होगा। जैसे ही वाटर कम होगा, एक्वापोरिन से ऑटोमेटिकली वाटर डिफ्यूज होकर सेल में आ जाएगा। ये ऐसे ही है, एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आपके पास एक स्विमिंग पूल है जिसमें वाटर इनलेट्स हैं, वाटर आता है। जब पानी ऊपर आ जाएगा तो यहां से वाटर आना, फर्ज करें कि यहां से मजीद आना। आपने कभी अगर कूलर की टंकी देखी हो, जो एयर कूलर की टंकी होती है, होता क्या है कि एक खास लेवल पर पानी आता है तो वो टंकी बंद हो जाती है, जैसे ही पानी वापस नीचे आता है टंकी ओपन हो जाती है। मैं अगर आपको जो है वो इसकी एक, मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये बड़ा मजे का फिनोमेना होता है। एक पंप लगा हुआ होता है, पानी आया आया, उसने इस पंप को ऊपर किया, ये पंप इतना ऊपर हुआ, ये इतना ऊपर होता है, पीछे से टंकी बंद हो जाती है। जैसे ही पानी यूटिलाइज होता है ये पंप नीचे आता है, आता है, आता है, और जैसे ही एक खास लेवल पर नीचे आ जाता है टंकी दोबारा से ओपन हो जाती है कि भाई वाटर कम हो गया है, मजीद पानी मंगवाओ। यही एग्जांपल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जब सेल सेल वाटर यूटिलाइज कर लेता है, उसको वाटर की जरूरत होती है, वो वाटर किससे खींच लेता है, ईसीएफ। वो चाहे डिफ्यूजन के जरिए हो, चाहे स्पेशली वाटर की इनटेक हो। जी शुएब, क्लियर हो गया? यस सर। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लेक्चर यहाँ रोकूं, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं तो मैं यहाँ रोक देता हूँ, बशर्ते कि क्वेश्चन हो। जी बेटा, कोई ऐसा जिसने बात रिपीट करवानी हो, समझ ना आई हो, वो भी बता दे। जी बेटा, लैला आप क्या कह रही हैं? लैला आपका माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे।
जी बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन? मुझे लगता है थोड़ा सा जो लैला है इनका शायद सिग्नल से इशू आ रहा है। किसी और का क्वेश्चन? जी बेटा। लैला लॉग आउट हो गई। जी बेटा, किसी और को क्वेश्चन? जी गर्ल्स, आप में से किसी को कोई इशू समझ ना आई हो, बी वेरी फ्रैंक, इजी होकर क्वेश्चन करें, रिपीट करवा लें, कोई मसला नहीं है। जी लैला, अगर आप दोबारा ऑनलाइन हो गई हैं तो आप क्वेश्चन कर सकती हैं। सिग्नल प्रॉब्लम है बेटा। अब ये मुझे नहीं पता कि ये मेरी तरफ है या आपकी तरफ है। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर जी। बेटा लैला, आप जो है वो क्वेश्चन लिख दें, चैट में लिख दें, हम लोग पढ़ लेंगे तो वो फिर क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ, ठीक है? अगर ज़्यादा वो डिफिकल्टी आ रही है तो आप चैट में जो है ना वो लिख के सेंड कर दें। जी, हमारे पास इस वक्त जो है वो 11 बच्चे ऑनलाइन हैं और इतनी समझ क्या आ गई है कि 2 बच्चों के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करा। तीसरे चले एक बच्ची है, और कोई? सहर, मरियम, मायरा, आदिया, फातिमा, आयशा, फिर आयशा, अदील। जी सर जी। क्लियर हुआ? बड़ी ढीली सी आवाज आई है तेरी, मुझे लग रहा है काम खराब है तेरा, है? नहीं सर जी, ओके है। अच्छा, ठीक ठीक। सहर बेटा, आयशा को अगर आप, सॉरी उसको लैला को अगर आप कह सकती हैं तो आप उसको कह दें कि वो जो है क्वेश्चन लिख कर सेंड कर दे ताकि हम उसको डिस्कस कर लें। अगला छोटा सा आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर के हवाले से। अब फ्रेश वाटर के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जो आपकी बुक में इन्होंने बताया हुआ है, फ्रेश वाटर में इन्होंने 2 तरह के ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लेन किया हुआ है। एक तो ये कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे प्रोटिस्टा में एमीबा है, पैरामीशियम है, इनके पास एक खास किस्म का ऑर्गेनेली होता है सेल के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इस वैक्यूल का रूल क्या होता है? इस वैक्यूल का एक खास रूल ये होता है कि इनमें वो वैक्यूल जो है, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरा बोर्ड थोड़ा सा शायद क्लियर हो ही जाए, ये नहीं चले, इतना तो स्ट्रक्चर आपको नजर आ ही सकता है। ये जो एक वैक्यूल अगर आप इसको कंसिडर कर लेते हैं तो इस वैक्यूल में दोनों काम हो सकते हैं। इस वैक्यूल में वाटर ज्यादा भी जा सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है? वैक्यूल में वाटर ज्यादा भी हो सकता है और उसके साथ साथ कम भी हो सकता है। अब इसमें क्या सिचुएशन होगी कि इस वैक्यूल के अंदर जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये वैक्यूल एक्सपैंड कर सकता है, वैक्यूल एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है? इसकी एक्सपेंशन से क्या स्टिमुलस मिलेगा? जितनी ज्यादा एक्सपेंशन होगी उतना ही ज्यादा ये वैक्यूल जो है इसकी वॉल्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ही ज्यादा इस वैक्यूल में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी कि वाटर ज्यादा हो रहा है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ा थोड़ा वाटर सेल से बाहर फेंकता रहेगा, ठीक है? सेंसर है एक तरह का, पहले एक्सपैंड होगा, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर एक्सपैंड होता है तो हमें फील होता है कि ब्लैडर में प्रेशर, यूरिन का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरीके से वैक्यूल का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। जैसे ही वैक्यूल में प्रेशर ज्यादा होता है, वैक्यूल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है और वाटर को बाहर निकाल देता है। बेटा जल्दी से अगली मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।